शब्बीर ने गुजरावाला में एक ऐसे दामाद को देखा है जो अपनी बीवी से ज्यादा अपनी साली में दिलचस्पी लेने लगा था। इस शर्मनाक सोच के बाद उसकी इज़्दिवाजी जिंदगी किस रुख पर मुड़ गई, इस वाकये में आप जान सकेंगे। एक दिन शब्बीर का गुजर गुजरावाला के इलाके रशीद कॉलोनी से हुआ तो उसे लाल ईंटों से बने कुछ मकानात नजर आए। इन मकानात के इर्द गिर्द गंदगी और कूड़े के ढेर थे और सीवरेज के पानी की वजह से मक्खी मच्छरों की बहुतात थी। गलियां कच्ची थीं जिनमें मोहल्ले के बच्चे खेल कूद में मगन थे। शब्बीर अभी इलाके ही में मौजूद था कि उसने दो पुलिस वालों को गली में दाखिल होते देखा। एक मोटरसाइकिल सवार भी नजर आया जिसने पहले तो मोटरसाइकिल मोड़ी और फिर पुलिस वालों के करीब से चुपचाप गुजर गया। पुलिस वाले आगे बढ़े और फिर एक मकान के दरवाजे पर खड़े नजर आए। शब्बीर को जल्दी एहसास हो गया था पुलिस वाले जिस घर पर मौजूद थे वहाँ कोई न कोई ऐसा वाक़या जरूर रूनुमा हुआ था जिस पर कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ गए थे। इब्तिदाई तौर पर शब्बीर को मालूम हुआ कि पुलिस जिस मकान पर पहुंची वो लतीफ नामी बावर्ची का था जिसके 9 बच्चे थे जिनमें 8 बेटियां और 1 बेटा शामिल था। 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी और अंबर नामी लड़की की शादी उसने हाल ही में इरफान नामी नौजवान से की थी। उसकी साली का एक बेटा था जिसे लतीफ ने साली के इंतकाल के बाद अपने बेटों की तरह पाला था। इरफान और अंबर की शादी किन हालात में हुई उसकी तमसील कुछ यूं है। शब्बीर ने देखा कि एक रात लतीफ जब शादी का खाना तैयार कर रहा था किसी गहरी सोच में था। लतीफ के साथी ने बावर्ची लतीफ को गहरी सोच में डूबे देखा तो उसको सवाल करके चौंका दिया। क्या हो गया भाई, खैरियत तो है? देख जल जाएगी। अबे फिक्र मत कर, नहीं जलने दूंगा। खैरियत तो है, उदास लग रहे। यार अपनी चौथी बेटी के मुतालिक सोच रहा हूँ यार, अब वो शादी के काबिल हो गई है। वो तो तुमने बड़ी फिक्र की, वो जब अल्लाह चाहेगा तब हो जाएगी भाई। और मेरी बात सुनो, अबे वो तुम्हारी साली का लड़का है, क्या नाम है उसका, इरफान, उससे क्यों नहीं कर देते हो? तुमने ही तो पाला, देखा पाला लड़का है। क्या बात कर रहा मोहम्मद अनवर, के मुतालिक तो मैंने सोचा नहीं था। अगर यार बेटी से भी पूछना पड़ेगा। अबे बेटियों से कौन पूछता है भाई? हाँ, भाभी से एक दफा पूछ लो। हाँ पूछ लूंगा। अब तेरी खींच जल रही है वो तो देख। वे यार शब्बीर ने देखा कि उस रात लतीफ घर पहुंचकर अपनी बीवी से राज़ो न्याज़ कर रहा था। लगता है आज बहुत थक गया। हाँ बेगम, काम है तो थकन भी है। ये लीजिए, चाय पीजिए, थकन उतर जाएगी। अरे वाह भाई वाह। बेगम, मैंने एक बात सोची है। वो क्या? क्यों ना हम अपनी अंबर का इरफान से रिश्ता कर लें। आए है, ये क्या सोच लिया आपने? लेकिन अगर ऐसा आपने सोचा है तो कोई हर्ज भी नहीं है। अरे भाई
चलती है ना तो वो शर्मा के ही चली जाती हैं। क्या मतलब अंबर की शादी होने वाली है? हाँ, पूछेगा नहीं किससे? किससे? अरे तुझसे कर रही हूँ, बोल पसंद है ना अंबर? पता नहीं खाला। अच्छा मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आता हूँ। चलो ठीक। इरफान कुछ सोचता हुआ घर से बाहर निकल गया और अंबर की मां ने मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर लिया। कुछ दिनों के बाद शब्बीर ने देखा कि लतीफ के घर में शादियाने गुंज रहे थे। अंबर और इरफान का सादगी से निकाह कर दिया गया था। शुक्र है मेरी बच्ची अपने घर की हो गई। शादी के बाद इरफान ने घर दामाद की हैसियत से रहना शुरू कर दिया था। कुछ अरसे बाद इरफान के ससुर लतीफ ने घर के सामने ही अपनी छोटी सी जमीन पर बेटी दामाद को एक छोटा सा मकान बनाकर दे दिया था ताकि बेटी को कोई तकलीफ ना हो। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शादी के कुछ ही दिनों बाद जब अंबर अचानक अपने घर में दाखिल हुई तो घर में अंबर की छोटी बहन और उसके शौहर ने धमा चौकड़ी मचा रखी थी। इरफान अंबर की छोटी बहन अनम को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। अनम उससे बचते हुए अपनी बहन से टकरा गई। क्या हो रहा है ये? मैं बताता हूँ तुम्हें। ये कह रही है कि मैं तुम्हें बहुत तंग करता हूँ और मजीद ये कि इसकी शादी मुझसे होनी चाहिए थी। अच्छा तुम मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें कभी तंग किया? और अब भी तुम्हें बताता हूँ कि भाभीियों को तंग करने का क्या नतीजा होता है। ये आप इसकी बात में कहाँ आ रहे हैं? इसकी तो आदत है मजाक करना। पागल है ये। जाओ, तो मम्मी बुला रही है। अच्छा बाजी। अंबर एक सीधी सादी सी लड़की थी, लेकिन उसकी छोटी बहन उससे मुख्तलिफ थी। छोटी बहन ने कुछ ही दिनों में अपने बहनोई पर कुछ ऐसा जादू कर दिया था कि इरफान भी उसमें दिलचस्पी लेने लगा था। अंबर को भी आहिस्ता आहिस्ता इस सूरत हाल का अंदाजा होता जा रहा था, लेकिन वो खामोश थी। अलबत्ता उसने माँ को खदशात से आगाह कर दिया था। इरफान का रवैया भी अपनी बीवी से अचानक तब्दील हो गया था। माँ को पता चला तो जैसे उसे घर की इमारत लरसती हुई महसूस हुई। शब्बीर ने देखा कि अंबर की मां शदीद गुस्से में थी और इरफान उसके सामने था। उसके चेहरे पर भी गुस्से के आसार थे। अंबर की मां इरफान से हकीकत जानना चाहती थी और इरफान मुसलसल इनकार कर रहा था। फिर शब्बीर ने देखा कि अंबर की मां अपनी दामाद के आगे हाथ जोड़ रही थी, दामाद के पैरों को छू रही थी, जिस पर इरफान मजीद गुस्से में आ गया और अंबर की मां को झटक कर घर से बाहर निकल गया। इरफान ने घर में दाखिल होते ही अपनी बीवी अंबर पर चढ़ाई कर दी। ये क्या नाटक शुरू कर दिया तुमने इस घर में? नाटक? कैसा नाटक? ये क्या हो गया इरफान? आपको आप इतना गुस्से में क्यों है? क्या कहा है तुमने अपनी माँ से? मुझसे? नहीं, मैंने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। है? अच्छा कि अगर तुमने बता भी दिया तो वैसे कौन सा सच इतने दिनों छुप सकता था? कैसा सच? यही कि मैं तुमसे शदीद नफरत करता हूँ। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। यही कि मैं तुमसे शदीद नफरत करता हूँ। मुझसे नफरत करते? अगर आप मुझसे इतनी नफरत करते थे तो आपने मुझसे शादी क्यों की? अंधा हो गया था, पागल हो गया था मैं। इरफान, इरफान प्लीज, खुदा के वास्ते ऐसा मत कहे। तो तुम्हारी औलाद भी होने वाली है। औलाद होने वाली तो मैं क्या करूं? और हाँ, मेरी एक और बात कान खोलकर सुन लेना और बिल्कुल भी गुस्सा मत करना, और वो ये कि मैं अनम से शादी करने जा रहा हूं। अनम से? लेकिन अनम मेरी छोटी बहन है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बहुत आसान सा तरीका है। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और उससे शादी कर लूंगा। तलाक? इरफान? इरफान? शब्बीर को ये मनाजिर देखकर ऐसा लगा जैसे अंबर के घर की छत गिर गई हो और अंबर और उसके माँ बाप मलबे में दबकर मर गए हों।
देखा कि अंबर नंगे पांव नंगे सर अपने घर से बाहर निकली और माँ का दरवाजा पीटने लगी। अंबर ने दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। अंबर घर में माँ को आवाज देती हुई दाखिल हुई तो माँ घर में मौजूद नहीं थी। उसकी छोटी बहन अनम उससे टकरा गई। अंबर की आंखों में खून उतरा हुआ था, जबकि उसकी बहन इत्मीनान से तंजिया मुस्कुरा रही थी। छोटी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम जो भी सुन रही हो बिल्कुल ठीक सुन रही हो। तुम्हें उजाड़ने के लिए सिर्फ मेरा ही घर मिला था, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ। मजबूर हूँ? तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? हाँ, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, अगर मेरी शादी इरफान के साथ नहीं हुई ना तो सब बर्बाद करके रख दूंगी। मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगी, समझी तुम? तो अंबर से बात किए बगैर अपने कमरे में चला गया। अंबर अपना बच्चा गोद में लिए इरफान के पास पहुंच गई। इरफान, प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। आप मुझसे काफी दिनों से ना बात कर रहे हैं ना मेरा हाल पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं तुझसे शदीद नफरत करता हूँ। चल निकल जा यहाँ से, निकल जा। मैं तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहता, निकल। अंबर ने शौहर की बदमिजाजी को खंदा पेशानी से झेलने की कोशिश की और बच्चा शौहर के कदमों में रख दिया। मैं आपको इस बच्चे का वास्ता दे रही हूँ, खुदा के वास्ते इरफान ऐसा मत करें। गुनाहों के दलदल में धंस रहे हैं। अनम मेरी छोटी बहन है, आपकी शादी उससे नहीं हो सकती। खत्म हो गई तेरी नसीहतें। उठा बच्चा, मैं कहता हूं उठा बच्चा। इसी दौरान अंबर की माँ बेटी के घर आई तो दामाद ने अपनी सास को भी आड़े हाथों ले लिया। एक तो खाला आप यहाँ क्यों आ जाती हैं? मैंने कितनी बार आपको मना किया है कि आप मेरे घर में मत आया करें, और ले जाए इसे भी। मैं इसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता, मुझे आग लग जाती है इसकी शक्ल देखते ही। इरफान, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने नमक हराम साबित होगे। अरे मैंने क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था? अपनी बेटी की शादी मैंने तुमसे की, तुमने मेरी एक बच्ची का घर बर्बाद कर दिया, अब तुम दूसरी बेटी का भी घर तबाह करना चाहते हो। देखो इरफान, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, इंसान के बच्चे बन जाओ वरना क्या कर लूंगी तुम्हें? और मेरी एक बात तुम भी कान खोलकर सुनो, अनम से तुम्हें शादी करके ही रहूंगा, और इसे मैं जरूर तलाक दूंगा। देखते हैं फिर क्या होता है। निकलो अभी यहाँ से, निकलो। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। दामाद की बदतमीजी सुनकर अंबर की माँ इंतहाई गुस्से के आलम में घर पहुंची। उसकी छोटी बेटी अनम सिंहार में मसरूफ थी। माँ ने जूती उतारी और बेटी को पीटना शुरू कर दिया। कमबख्त,
मनोज, अरे मुझे क्या पता था कि मैं इस बहन को पाल रही हूँ घर में। कब भगत तूने अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया, तुझे शर्म नहीं आई? अरे मैंने तुझे किस लिए पाला था मनोज, कहीं की तूने अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया। अरे मुझे पता होता तो मैं पैदा होते ही तुझे मार देती। तुम आ जाओ यहाँ से, तुम आ जाओ यहाँ से, तुम्हें गलत दवा देती, तुम्हें मर जा। माँ बेटी को पीटने के बाद नीम बेहोश होकर गिर पड़ी और अनम उसे हकारत से देखते हुए कमरे से बाहर निकल गई। इस वाकये के एक दिन के बाद इरफान अपनी बीवी की छोटी बहन को लेकर कहीं फरार हो गया। अंबर के माँ बाप को पता चला कि इरफान अनम को लेकर फैसलाबाद चला गया था। शब्बीर ने देखा कि अंबर की माँ और उसका बाप शदीद परेशानी के आलम में थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अंबर की माँ, इस अनम ने तो हमें जिंदा दफन कर दिया। अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद बर्बाद हो गई। तो क्या करूं? अंबर के पैर पकड़ के उसे राजी करूं कि अपने शौहर से तलाक ले ले? हाय हाय, ये तो खत्म हो जाएगा। नहीं, या अल्लाह हमारी मदद कर, अल्लाह मदद कर। ये सब क्या हो रहा है? अंबर का बाप अपने दामाद और छोटी बेटी को फैसलाबाद जाकर घर ले आया था। अंबर के बाप ने यकीन दहानी कराई थी कि वो अंबर को तलाक दिलवाकर छोटी बेटी से शादी करवा देगा। शब्बीर ने देखा कि इरफान, अनम, अंबर के माँ बाप एक कमरे में बैठे हुए थे। बाप ने छोटी बेटी के कदमों में अपनी पगड़ी रखी हुई थी और वो हाथ जोड़कर बेटी को समझा रहा था, जबकि अंबर की माँ अपने दामाद की थोड़ी पकड़कर दरखास्त कर रही थी। अंबर दरवाजे के पीछे खड़ी आंसू बहा रही थी। बेटा, तुझे अल्लाह और रसूल का वास्ता बेटा, ये तेरी बहन का शौहर है। दो बहनों की एक साथ शादी नहीं हो सकती बेटा, ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है बेटा, गुनाह है बेटा। इरफान बेटा समझने की कोशिश करो। अगर मेरी बेटी अंबर को तलाक हो गई तो वो कहीं की नहीं रहेगी बेटा, कहीं की नहीं रहेगी। जो होना था सो हो गया। अब तू बदल जा बेटा, बदल जा खुदा के लिए। देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, हाथ जोड़ती हूँ। इस दौरान अंबर कमरे में बिफरी हुई दाखिल हुई। अम्मा, अब्बा, मुझे इससे तलाक चाहिए। मुझे इसके साथ नहीं रहना। छोड़ दो मुझे, दो तलाक मुझे, दो मुझे तलाक। बाप ने बेटी की बात सुनकर उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया और फिर आंसुओं में डूब गया। चली जा, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। अंबर बोझल कदमों से बाहर निकल गई थी। बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो किस्मत में हो, जो किस्मत में शब्बीर ने अपनी जिंदगी में अंबर के बाप से ज्यादा मजबूर इंसान नहीं देखा था। फिर अंबर के बाप ने इंतहाई मजबूरी के आलम में मसलहत से काम लेते हुए अपनी छोटी बेटी को दूसरे कमरे में बुलाया और वहां खामोशी से अपने दूसरे दामाद की मदद से बेटी के गले में फंदा डालकर उसे मौत की नींद सुला दिया था। बेटी को कत्ल करने के बाद दोबारा कमरे में आया और अपने एक और दामाद की मदद से इरफान को भी फांसी दे दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अंबर के बाप को गिरफ्तार कर लिया था। यह है उस अलमनाक कहानी के किरदार जिनकी कहानी खून के आंसुओं से तकदीर ने लिखी थी। मैंने फिर मेरी बीवी ने बुलाया, उन्हें करमाया घर आया ते अगों मेरे आउंदियां नो मेरी बेटी छोटी नूं ना दोवे लै गए ने कढ के फैसलाबाद। ओहदे नाल राबता रहा और राबता मेरी जिहड़ी ना बेटी घर ओहदे नाल करदा रहा कि मैं आ रहा। वो सर शाम नूं आया, उन्हें पूछा कित्थे नहीं, वो नहीं मन्निया, फिर उन्होंने मारिया बनिया उन्होंने,
फिर उन्हें कहा कि मैं फैसलाबाद छड़ के आया। जो फैसलाबाद फिर उन्होंने कहा कि 10 पता नाल हा, वो पता नाल है मेरे सारे रिश्तेदार इकट्ठे सन। उतो सर गड्डी कराई, उन्हें फैसलाबाद तो जाके फड़ाया। उन्हें कुड़ी ने ऐसा मुतमिन कर छड़िया कि उन्हें कि मैं पहली वड्डी नूं तलाक देनी है ते छोटी नाल निकाह करना। उन्होंने तरले मिलने उतों आंदा ते लिया के तो इन्हें फिर बड़े तरले कीते ने मेरे सारे रिश्तेदार को इंसान बन जा। उन्हें आखिया नहीं मैं इन्हें तलाक वड्डी नूं देनी है ते छोटी नाल निकाह करना। सर फिर मैं उन्होंने ना मारदा, बेटी नूं पहला फाह दे के मारिया तो सब आ गए। फिर मैं उन्हें बैठ के दे जाके उन्हें मैं फाह दे के मारिया। सर जब से मेरा बेटा पैदा हुआ तब से वो बोलते ही नहीं थे, बातचीत नहीं करते थे हमसे। 2 दिन पहले जब हमें पता चला इस बात का, हमने उनसे बहुत बात की, उन्होंने मनाया, उनसे कहा ऐसा ना करें। लेकिन जब हमने बात की, अब्बू की बात की, उन्होंने डराया, वो लेके चले गए। उसी दिन चले गए थे लेके उसको। फिर हमें 2-3 दिन बाद उनका पता चला, हम उनको लेके आए। उनको फिर भी काफी कहा कि मान जाओ, ऐसा नहीं करो। वो नहीं माने, दोनों नहीं माने। वो कहते थे तुम्हें छोड़ देना और इसके साथ करके ये तुम्हारे सामने रहना यहीं पे। पुलिस ने इस अलमनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। पुलिस ने ना उधर घर में गर्दमात था उसके, तो उसने अपनी दूसरी अपना जो साली है उसके साथ नजायज तल्लुकात कर लिए। उसने पहले दामाद को कत्ल किया, रस्सी का फंदा डाला उसकी गले, बैठे हुए थे। तो बाद में वो अपनी जो बेटी है नजीब अमरीन, उसको गला में फंदा डालकर कत्ल कर। वो मैट पे हम तफ्तीश कर रहे हैं, पर जब 4-5 लोगों के खिलाफ हुआ है तो ये बता रहा है, इसने कह रहा है कि बाकी लोग उधर बैठे थे, मैं और मेरा जो दूसरा मिठू भांजा है उसने एक तरफ से गले की रस्सी खींची थी, एक तरफ से मैंने खींची। गोजरांवाला में पेश आने वाले इस अलमनाक वाक़े पर शब्बीर सख्ते के आलम में है। शब्बीर को ये तो यकीन है कि मजलूमों को इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन ये सोचकर शब्बीर का दिल बैठने लगता है कि अंबर जैसी फर्माबरदार और शौहर परस्त लड़की का आखिर कसूर किया था, जिसकी सजा वो जिंदगी भर भुगतती रहेगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सना अपने फेसबुक के दोस्त के इश्क में बुरी तरह मुब्तला हो चुकी थी। माँ को कुछ अंदाजा हो गया था कि बेटी हाथ से निकल रही थी, इसीलिए माँ ने अपनी बेटी पर सख्ती करना शुरू कर दी थी और कंप्यूटर उठाकर अपने कमरे में रख दिया था। जिसके बाद सना स्मार्टफोन के जरिए हसन से राबते में थी कि एक दिन माँ ने हसन से बात करते हुए पकड़ लिया। सना अपने कमरे में फोन पर सरगोशियों में हसन से बात कर रही थी कि इस दौरान माँ ने उसे बात करते देख लिया और वो दरवाजे की आड़ में छुपकर खड़ी होकर सारी बातें सुनने लगी। नहीं ना, अम्मी ने कंप्यूटर अपने पास रख लिया है। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? पागल हो गए हो क्या तुम? मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ? क्या खुदकुशी? उल्लू ना तुम किसी और को बनाना। कराची तो तुम आ नहीं सकते हो और खुदकुशी करोगे। सना की माँ के कान में जब कराची और खुदकुशी के अल्फाज पड़े तो वो परेशान हो गई और जाकर बेटी के हाथ से फोन छीन लिया। किससे बातें कर रही है? दे इधर फोन, दे। सना की माँ ने फोन छीन कर अपने कानों से लगा लिया था। हेलो हेलो। माँ ने सख्त गुस्से और झुंझलाहट में फोन दीवार पर दे मारा। आ जाने दे तेरे बाप को, बताती हूँ उनको। हम समझ रहे तू कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी, और तेरे ये करतूत है। अम्मी मेरी बात तो सुने। खबरदार जो मेरा करीब आई, पीछे हट। बदतमीज कहीं की बेगैरत। सना की माँ इंतहाई गुस्से की हालत में सना को छोड़कर बाहर चली गई और सना खौफ से कांपने लगी। उसके जहन में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। उसको लगा कि रात को जब बाप घर वापस आया तो माँ उसे एक तरफ ले गई और बेटी की सारी सूरत हाल बता दी। फिर क्या था, बाप इंतहाई गजबनाक लहजे में बेटी की तरफ बढ़ा और उसे डांट पिलाने लगा। अभी बाप ने बेटी पर हाथ उठाया ही था कि माँ ने अपने शौहर को रोक लिया और उसे पकड़कर जबरदस्ती बाहर ले गई। अचानक सना ने खौफ के मारे एक झुरझुरी सी ली और चादर लपेटकर सो गई। माँ ने सना पर गुस्सा तो किया था और ये धमकी भी दी थी कि वो बाप को बता देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अलबत्ता सना इसी तासुर में थी कि माँ ने उसके बाप को सारी कहानी बता दी थी, इसीलिए अब वो जब भी बाप के सामने आती
तो भीगी बिल्ली नजर आती। बाप के खौफ से उसकी रातों की नींदें उड़ चुकी थी। अब सना को सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि वो किसी तरह भागकर मुल्तान चली जाए और हसन से शादी कर ले। एक दिन शब्बीर कर उसका दिमाग घूम गया। कहाँ गई मेरी बेटी? वो दोपहर में कह के गई थी कि मैं कॉपियाँ लेने जा रही हूँ, उसके बाद आई नहीं। आप जाके देखें ना मेरी बेटी कहाँ गई। परेशान मत हो। कल दोपहर में मैंने उसको डांट दिया था, शायद वो नाराज होकर अपनी बड़ी खाला के यहाँ चली गई। आप जाके देखें ना, वो नाराज होकर वहीं जाती है। ठीक है, ज्यादा परेशान मत हो, मैं भी देख के आता हूँ। सना को घर से निकले पूरा एक दिन गुजर चुका था। उधर शब्बीर ने कुछ और ही मंजर देखा था। शब्बीर ने देखा कि सना डरी सहमी मुल्तान की बस से उतरकर हसन को फोन मिला रही थी। वो काफी देर तक कॉल पर कॉल करती रही, लेकिन हसन नामी शख्स का कहीं अता पता नहीं था। कमसिन सना को परेशान देखकर बस अड्डे पर मौजूद दो औबाश किस्म के मर्द उसके करीब पहुंच गए। थोड़ी देर बाद फोन कीजिए। The number you've dialed is not responding at the moment. हाँ भाई, कहाँ जाना है? रक्षा है मेरे पास। अरे छोड़ो रक्षा वक्षा, टैक्सी है मेरे पास, मैं ले चलता हूँ। नहीं भाई, मुझे कहीं नहीं जाना। दोनों मर्दों ने सना को अजीब सी नजरों से देखा। इस दौरान अड्डे पर मौजूद एक खुदा तरस इंसान ने मामले की नजाकत को भांप लिया और वो बुजुर्ग सना के पास आ गए। बेटे क्या बात है, क्या हुआ? अरे जाए बड़े मियाँ, अपना काम करें, हमें पता है इसे कहाँ जाना। भाईजान आप अपना रास्ता नहीं, चले यहाँ, चले निकले यहाँ। वो दोनों मर्द बूढ़े को कोसते हुए चले गए। अब सना के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि वो बुजुर्ग को अपनी परेशानी बता देती। सना में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो अजनबी बुजुर्ग को ये बताती कि वो किसी लड़के के इश्क में पागल होकर मुल्तान पहुंची थी। अलबत्ता सना ने बुजुर्ग को जो बताया वो ये था। बाबा जी मेरी मदद कीजिए, मैं कराची में रहती हूँ, घर से किसी काम से निकली थी, किसी ने धोखा देकर मुझे बेहोश करके बस में बिठा दिया। बेटी परेशान ना हो, अल्लाह मदद करेगा, कुछ इंतजाम करते हैं तुम्हारे लिए। बुजुर्ग ने सना को बेसहारा देखकर चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को खबर कर दी थी, जिन्होंने सना को दारुल अमान भिजवा दिया था। सना की खबर मीडिया पर चली तो सना का बाप अपनी बेटी को लेने के लिए मुल्तान पहुंच गया। ये है वो मनाजिर जब सना को चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया जा रहा था। ये है सना का बाप जो अपनी बेटी को लेने मुल्तान से आया था। घर से नाराज होके ये आई है। अच्छा, ज़हनी तवाज़ुन भी आप कुछ कहते हैं? हाँ, थोड़ा सा वो है इसका, बोली पाली है, सीधी लड़की है। शब्बीर को मालूम हुआ है कि जब सना का बाप अपनी बेटी को लेकर घर पहुंचा तो मां ने दौड़कर बेटी को गले से लगा लिया। वो दोनों एक दूसरे से गले मिलकर खामोशी से देर तक रोती रहीं और बाप अपने आंसू जब्त करता रहा। शब्बीर का कहना है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते और उनके मसाइल सुनने तक से आंख चुराते हैं तो ऐसे बच्चे अपने फैसले खुद करने लगते हैं। गहरी समझबूझ न होने की वजह से उन्हें कोई भी आसानी से बेवकूफ बना लेता है। सना ने जिस लड़के से फेसबुक पर दोस्ती की थी उसका कहीं नामो निशान नहीं था। सना खुशकिस्मत थी कि उसे नेक खुदा तरस लोग मिल गए थे जिनकी बदौलत वो इज्जत और एहतराम से अपने घर लौटने में कामयाब हो सकी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर